May I come in, sir? Yes, come in. Namaste, sir. नमस्ते, बैठिए। Thank you. अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए ताकि आपका साक्षात्कार लिया जा सके। अपने नाम को गोपनीय रखना है। मैं जैसलमेर जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। 10वीं 2007 में, 12वीं 2009 में। उसके बाद 2 साल जिला पाली से मैंने BSTC कोर्स किया। उसके बाद 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। 2017 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की। वर्तमान में 2015 से मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, क्या अभी BSTC कोर्स बंद कर दिया जाना चाहिए? आजकल ग्रेजुएशन तो हर कोई कर ही लेता है, तो कम से कम पढ़ाने के लिए BA करने के बाद B.Ed जरूरी हो? वर्तमान में सर जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके तहत ये कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए 4 वर्ष का पाठ्यक्रम रखा जाएगा। उसके तहत BSTC को बंद किया जाएगा क्योंकि BSTC 2 वर्ष का कार्यक्रम है। और B.Ed जो है इसको भी अब 4 वर्षीय करने की बात कही गई है NEP में। जी, तो वो क्या अगर ये 4 वर्ष इंटीग्रेटेड होंगे या B.Ed अलग से 4 वर्ष करनी पड़ेगी? इसे सर इंटीग्रेट के रूप में विकसित किया गया। BA और B.Ed दोनों एक साथ की जाएगी। 4 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। आपने पॉलिटिकल साइंस से अपनी पढ़ाई की है, PG हैं आप इसमें। जी तो राजनीति विज्ञान और राज व्यवस्था पॉलिटी, जी। इनमें क्या अंतर होता है? राज व्यवस्था के अंदर मुख्यतः सर जिस किसी राज्य की हम बात करें, उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती है वो राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और राजनीति विज्ञान तो उस राज्य या उस राज्य से संबंधित जो भी तत्व, उन सब तत्वों का जो हम अध्ययन करते हैं वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ओके, आप जैसलमेर के रहने वाले हैं और वहीं काम कर रहे हैं अभी? जी। जैसलमेर आज अखबारों की सुर्खियों में था। एक बहुत शानदार पिक्चर दी गई थी जिसमें कुछ ऊंटों के साथ डेजर्ट में घूमते हुए दिखाए गए थे और मुख्यमंत्री जी अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पे खूब लोग आए पर्यटन के लिए। जी। तो डेजर्ट में क्या है घूमने के लिए? क्यों वहां पे पर्यटक आए? जैसलमेर में सर मुख्यतः डेजर्ट के अंतर्गत सम के दौरे हैं। सम के दौरों की विशेषता है कि वहां पे वनस्पति बिल्कुल शून्य है, तो वहां पे और ऊंट वहां पे रेगिस्तान के अंदर आराम से चल सकते हैं। तो वो कैमल सफारी के रूप में वो विकसित किया जा रहा है अभी। और पर्यटन के क्षेत्र में इसके अलावा वहां पे लोक संगीत कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में वैसे भी जैसलमेर काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। कुछ समय पहले सम के दौरों के अंदर एक हेलीकॉप्टर जॉय रोडिंग नाम से भी एक व्यवस्था शुरू की गई थी। ओके, ऐसा भी सुना है कि वहां से आसमान में तारे बहुत दिखते हैं जैसलमेर में। क्या पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है वहां पे? पॉल्यूशन तो सर है, ऐसी बात नहीं है, पॉल्यूशन तो है वहां पे, लेकिन बाकी जगह की तुलना में वहां पे हो सकता है कम हो, इस वजह से ये चीज होती होगी। ओके, लंगा और मांगणियार जो है जैसलमेर के जो गायक हैं, जी। इनका पर्यटन को बढ़ाने में क्या योगदान है? पर्यटन को बढ़ाने में सर ये है कि ये लोक संस्कृति के परिचय के रूप में होते हैं और ये संस्कृति का और आगे से आगे ये आदान प्रदान करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। और संगीत के माध्यम से उस क्षेत्र के, जैसे अगर कोई गीत है, गीत के माध्यम से वो जैसलमेर जिले की पूरी व्यवस्था को दर्शा देते हैं। तो अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है सैलानी, उसे जैसलमेर को समझना है, जैसलमेर के इतिहास को भी देखना है, कला संस्कृति को देखना है, तो वो उस संगीत के माध्यम से वो झलकती है पूरा। इस प्रकार की चीजें हैं। वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के सख्त टिप्पणी की है और इस पे प्रतिबंध लगाया है। तो ये हेट स्पीच क्या होती है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे? हेट स्पीच मुख्यतः उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द हो या भड़काऊ शब्द जिन्हें बोलते हैं कि एक विशेष संप्रदाय के प्रति कोई टिप्पणी की गई हो, जिसे लेकर के कोई संप्रदाय, उसे ये लगता है कि ये हमारे धर्म के ऊपर या हमारे विचारों के ऊपर हमला है, तो और उससे वो दूसरा कोई संप्रदाय और वो उनके विचार मेल नहीं खाते हो और उनके मध्य हिंसा होने की संभावना बढ़ती हो, ऐसी कोई भी अगर किसी रैली के में अगर स्पीच किया जाता है तो उसे हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन जो हमारे संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है, ये कितने प्रकार का होता है? रिजर्वेशन सर एक तो लोकतांत्रिक जो है पार्टियां हैं उनके मध्य जैसे चुनाव के माध्यम से दिया जाता है। SC और ST वर्ग को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया एक दूसरा। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में भी विभिन्न वर्गों को दिया जाता है। इसके अलावा नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को भी आरक्षण है? महिलाओं को शिक्षा के अंतर्गत सर आरक्षण है, लेकिन अभी तक राजनीति में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। ठीक है सर, प्लीज।
और प्रस्तावना में आपको सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रस्तावनाओं के अंदर सर एक तो सबसे पहली बात है कि संविधान की शक्ति को भारत के लोगों में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा उनके लक्ष्य बताए गए हैं कि संविधान के मूलतः लक्ष्य क्या है, जैसे वहां पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। और इस आपको कौन सा प्रस्तावना में कौन सा वर्ड सबसे अच्छा? प्रस्तावना से सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई थी, क्योंकि जब भारत 1947 से पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। ये अभी हालिया दिनों में देखा गया कि सरकारी सेवाओं के प्रति युवाओं को रुझान बहुत ज्यादा है। जी, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या कारण है? एक तो सर इसमें जो वित्तीय रूप से आपको स्थिरता मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है आपके पास। इसके अलावा जो वर्तमान में हमारा समाज है, वहाँ पे जो सरकारी नौकरियों में जो युवा लोग जाते हैं, जो वर्ग चयनित होता है, उनकी समाज में प्रतिष्ठा अच्छी बनती है। और इसके अलावा ये है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी का भी मार्गदर्शन सही तरीके से कर सकते हैं, उनको भी एक सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। अभी अपराध की बात चल रही थी, कोई व्यक्ति अपराधी क्यों हो जाता है? अपराधी बनने की तो कई सारे कारण हो सकते हैं, या ये तो सबसे पहला अगर मेनली कारण देखें तो एजुकेशन की कमी हम देख सकते हैं। अगर उसमें अगर व्यक्ति जो शैक्षिक होता है, शिक्षा के रूप में अगर वो रोजगार भी प्राप्त कर लेता है, तो उसके अपराधी बनने के चांस कम होते हैं। मेनली वो व्यक्ति ज्यादा अपराध क्षेत्र के अंदर आते हैं जो या तो शिक्षित नहीं होते हैं या फिर वो बेरोजगार होते हैं। तो उनको आसानी से भड़काया भी जा सकता है और वो छोटे छोटे मुद्दों पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें सोचने की क्षमता नहीं हो विकसित हो पाती है, क्यों? ताकि वो कोई काम करते हैं तो उसके पीछे का वो रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। और आपको ऐसा नहीं लगता क्राइम भी एक तरह से एक इंडस्ट्री हो गया है ना? जो आपने बातें गिनाई ना, उनका कोई मायना नहीं है उन लोगों के लिए जी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम करना है ना। जी, उन लोगों के लिए गरीबी या शिक्षा कुछ नहीं है। उससे तो वो जो आप सारी उम्र में नहीं कमा सकते, वो एक धमकी में कमा सकते हैं। ये इसके पीछे ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कानूनों को थोड़ा और कठोर किया जाए। अगर उनसे जो प्रिवेंशन के लिए जो कानून बने हैं उन्हें हाल ही में सरकार ने कोई उपाय किया है क्या ऐसा? हाँ, वर्तमान में सर राजस्थान सरकार के द्वारा एक उपाय किया गया था। जैसे कोई सार्वजनिक परीक्षा में अगर वो अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसके लिए वर्तमान में एक कानून बनाया गया है। गोडावण का संबंध है जैसलमेर से? जी, गोडावण जो हमारा राज्य पक्षी है, ठीक कह रहा हूँ जी, ये विलुप्ति के कगार पे है जी। तो पर्यावरणविद, राज्य सरकार इसको लेके इतना परेशान क्यों हो रही है? पक्षी तो है, और नहीं तो किसी दूसरे को बना देंगे हम राज्य पक्षी। जी, सरकार की या पर्यावरणविदों की परेशानी की वजह क्या है? गोडावण को सर 1983 के अंदर जब राज्य पक्षी घोषित किया गया था तो मेनली इस क्षेत्र में काफी पाया जाता था, इस वजह से इसको यहाँ का राज्य पक्षी घोषित किया गया। जैसलमेर में भी स्पेशल रूप से ये पर्यावरण इसके अनुकूल रहता है, क्योंकि ये सर्वहारी पक्षी है और जो यहाँ पे जो गर्म परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल भी रह सकता है। और चूंकि ये एक धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा, अगर हम इस प्रकार का उनको संरक्षण नहीं करेंगे तो ऐसी तो और भी खूब सारी हमारी धरोहर है, उनको वो नजर न करते जाएंगे तो एक हमारी जो पहचान है वो या फिर जो संस्कृति है वो भी विलुप्ति के कगार पे पहुंच सकती है। तो ये तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, जो हमारी संस्कृति है, जो धरोहर है, उनका संरक्षण करें। अच्छा, गोडावण दिखता कैसा है, देखा आपने कभी? जी, जी। किस टाइप दिखता है? हाँ, मेनली सर अगर हम देखें तो एक जैसे पानी का जो बुगला होता है उससे थोड़ी बड़े रूप का होता है, लंबी सी इसकी गर्दन होती है। और अगर हम मोर के रूप में देखें तो मोर का अगर हम पंख हटा लें तो कुछ उस हिसाब से दिखता है। ठीक है, आप शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं, ये RKS MBK ये क्या है? ये मूलतः जब कोरोना काल आया था तो उसके बाद बीच में बच्चों में लर्निंग गैप काफी बढ़ गया था, उसको दूर करने के लिए इसका पूरा नाम है राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, उसके माध्यम से लाया गया था। और बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उनको ऑन डिजिटल तरीके से साइन करने के लिए और डिजिटल तरह से उनको जांचने के लिए और डिजिटली उनका परिणाम जारी करने के लिए मूलतः विकसित किया गया था। शाला दर्पण क्या है? शाला दर्पण एक सर इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अंदर जितने भी विद्यालय कार्यरत हैं उन सबको एक जगह एकत्रित किया गया है, उनसे संबंधित सारी जानकारी वहां पे इकट्ठा की गई है। इसके अलावा जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं वगैरह संचालित की जाएगी उसको शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है वर्तमान में। थैंक यू। और सर आप वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक लगे हुए हैं, कौन सी शाला में लगे हुए हैं, कहाँ पे है? हाँ, मुलाना गांव, जैसलमेर के अंदर मुलाना गांव के अंदर है प्राथमिक विद्यालय, पहली से 5वीं कक्षा तक संचालित है। ये मुख्यालय से कितने दूर है जैसलमेर से? जैसलमेर से सर 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर है जी। पानी और लाइट की सुविधाएं हैं? जी सर। जैसलमेर के वर्तमान में कलेक्टर कौन है?
जैसलमेर में वर्तमान कलेक्टर सर आशीष गुप्ता जी हैं। इनसे पहले जो कलेक्टर थी जी। टीना डाबी जी, जी उन्होंने काफी यहाँ पे नवाचार किए, कुछ जानकारी है कौन कौन से नवाचार उन्होंने किए? स्पेशली सर वहां पे महिलाओं के लिए उन्होंने चलाया था जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट नाम से एक कार्यक्रम चलाया था। उससे पहले उन्होंने एक सर्वे कराया था जिसमें बताया गया था कि वहां पे स्पेशली महिलाओं के लिए एक तो उनमें पोषण की क्षमता काफी कम थी, हीमोग्लोबिन की मात्रा स्पेशली रूप से कम थी। तो इस चीज को उन्होंने सही सुधार करने के लिए ये उन्होंने प्रोग्राम चलाया जो स्पेशली महिलाओं को समर्पित था। जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट नाम से कार्यक्रम चलाया। वेरी गुड। जैसलमेर में अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी काफी होता है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि ड्रोन से अफीम गिराई गई, कुछ हशीश गिराई गई। ये क्यों होता है? ड्रोन क्या चीज है? ड्रोन सर एक कैमरे का एक मॉडिफाई रूप है और जो मशीन से या बैटरी की वजह से संचालित होता है, जिसमें आदमी की जरूरत नहीं रहती है और ये कहीं दूर जगह बैठकर भी इसको संचालित किया जा सकता है। और ये आजकल ड्रोन थोड़े विकसित रूप से बनाए गए हैं जो भारवान क्षमता भी उनमें है कि कुछ सामान भी उठा सकते हैं वो। और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म की आप बात करो उसमें इसका यूज हो रहा है, जिसके माध्यम से वहां पे वर्तमान में हीरोइन जैसे तस्करी के सामान है वो बॉर्डर से उस पार से इस पार फेंके जा रहे हैं। ओके। ये आप अभी जैसे सबने बात किया कि गोडावण विलुप्ति के कगार पे है, जी ये कि ही वाक्य में क्या ऊंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? ऊंट के लिए? हाँ जी सर, वर्तमान में देखा जाए तो ऊंट की संख्या कम है, लेकिन सरकार ने प्रयास किए जिससे ऊंट वापस विकसित हो रहे हैं। जैसे ऊंट संरक्षण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है और ऊंट को वर्तमान में राजकीय पशु का भी, राज्य पशु का भी दर्जा दिया गया है पालतू पशु की श्रेणी में। तो इससे और उसके ऊंट का भी उन्होंने दूध का भी एक मिल्क प्लांट बना रखा है। तो इससे लोगों के अंदर वापस ऊंट को पालने के लिए प्रवृत्ति पैदा हो गई है और वर्तमान में ऊंटों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि भी हो रही है। वेरी गुड। चलिए अभी ये बताइए, अगस्त का महीना चल रहा है जी, ये हमारे भारत के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बताइए कैसी इसमें अगस्त के महीने में कौन कौन से मुख्य बातें हुई जो कि आज भी हमारे लिए इतिहास में सर अभी वर्तमान में देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। बिल्कुल। इसके अलावा उससे पहले की अगर बात देखें तो अगस्त 1940 के अंदर एक अगस्त प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव आया था जिसे लिन-लिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले ये बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए हम एक संविधान का निर्माण करेंगे। और 5 अगस्त 2019 ये भी हमारे लिए एक बहुत मायने रखता है जी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित एक आर्टिकल था 370, उसको हटाया गया था। अच्छा, 370 को हटा दिया गया। तो क्या था 370 में, क्या था? 370 के अंदर मुख्यतः सर जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए थे जो भारत के संविधान से काफी रूप से अलग भी थे। जैसे उसमें विधानसभा का कार्यकाल की बात हो या वहां पे जो कानून जो भी भारतीय लागू होंगे वो भी अगर पूरे भारत के लिए कानून बनते हैं तो वो जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी उससे परमिशन के बाद वहां पे कानून लागू होते थे। अब तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी। अभी पेपर लीक की समस्या बहुत है, जो युवा नौकरी के लिए आते हैं, पेपर परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं जी। तो वहां भी पेपर लीक की समस्या हो जाती है। इसके संबंध में राज्य सरकार कोई बिल लेके आई है, क्या है उस बिल के प्रावधान क्या है? सर वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं को रोकने के लिए एक बिल लेके आए थे जिसमें एक सबसे पहले तो कमेटी बनाई थी और विजय व्यास जी करके एक नाम थे, उनकी कमेटी बनी थी। ML कुमाऊं जी उसके सदस्य भी थे। तो उन्होंने जो जिन बिंदुओं पे मुख्यतः चर्चा की थी वो ये था कि उन्होंने बताए थे कि पेपर लीक के मुख्य पॉइंट क्या क्या है। तो उन्होंने वो 5 पॉइंट बताए थे कि जहां से पेपर लीक हो सकता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था कि एक तो जो परीक्षा एजेंसी है वो, इसके अलावा उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बताया था, इसके अलावा जो बीच में जहां से वो वाहन वगैरह चलते हैं, जहां से ले जाने के जो साधन है वो, इसके अलावा जहां पे हम एक पेपर संग्रहण केंद्र है वो, और सबसे लास्ट में उन्होंने बताया था जो परीक्षा केंद्र है। अब इसमें प्रावधान क्या किया सरकार ने कि अगर पेपर लीक होता है तो उसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के लिए क्या क्या कार्रवाई करेगी सरकार? हाँ, उसमें सर एक कानून के तहत ये है कि अगर पेपर लीक के अंतर्गत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके कम से कम 10 साल की और अधिकतम उसे आजीवन कारावास की सजा है। इसके अलावा उसके ऊपर वित्तीय रूप से भी लगाया गया है फाइन, जिसमें 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक की राशि है। 10 लाख से 10 करोड़ तक की राशि? 10 करोड़ तक की राशि उसके ऊपर। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। आप अभी शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, जी। तो शिक्षा का क्षेत्र तो सबसे महत्वपूर्ण नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जी। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के बाद भी वापस शिक्षक बन गए थे। जी। तो आप क्यों उस फील्ड को छोड़ना चाह रहे हैं? अपनी ही फील्ड में बेहतर कीजिए आप।
हाँ सर, मैं सिर्फ जॉब छोड़ रहा हूँ, शिक्षा से तो मैं लगातार जुड़ा रहूंगा। एज शिक्षक के रूप में मैं सिर्फ शिक्षा विभाग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ, अन्य विभागों से मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई समन्वय नहीं है। अगर मैं प्रशासन में जाऊंगा तो मैं शिक्षा के साथ साथ अन्य जितने भी विभाग है जिनसे शिक्षा विभाग कनेक्ट रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सामाजिक न्याय विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, तो हम उनसे बेहतर रूप से समन्वय कर सकेंगे। और एज ए इससे शिक्षक तो आप कभी भी किसी विभाग के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, आपका कोई कंट्रीब्यूशन इतना विशेष नहीं रह जाएगा। फिर प्रशासन में मुख्यतः देखा जाए तो कोई उन्हें सामान्यज्ञ की जरूरत होती है, विशेषज्ञ की जरूरत मुख्यतः प्रशासन में कम रहती है। और प्रशासन आजकल जिस हिसाब से डिजिटली बन गया है और आपस में हर विभाग एक दूसरे से समन्वय कर रहा है, तो हमें हर विभाग की जानकारी अगर हो तो हम जितनी भी बेहतरीन तरीके से योजना है उनको लागू कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम शिक्षा विभाग में देखें तो शिक्षा विभाग में जैसे एक योजना चलती है जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया गया कि उड़ान नाम से योजना है, तो वो स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से माध्यम संचालित होती है। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति योजना है वो सामाजिक और न्याय विभाग के द्वारा संचालित हो जाती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपस में समन्वय होना जरूरी है। तो ओके, ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।